हेलो फ्रेंड्स, आज है 22 मई। चलिए शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर और उसके एडिटोरियल का डिटेल्ड एनालिसिस। तो पहला आर्टिकल है ये आपका, वो है आईबीसी से रिलेटेड। आईबीसी आईबीसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये एक लॉ है जिसके तहत होता क्या है, या फिर इस लॉ को लाने का एम क्या था, या ये लॉ किस लिए लाया गया था। हो क्या रहा था कि जो भी बड़े बड़े कॉरपोरेट्स थे, तो वो क्या कर रहे थे कि बैंक से लोन ले रहे थे काफी अमाउंट में, और उसे पे नहीं कर पा रहे थे, तो उसे बैड लोन कहा जाता है। तो फिर बैंक उनसे ये लोन जो है, लोन अमाउंट जो है वो रिकवर नहीं कर पा रही थी। तो उसी रिकवरी को और फास्ट बनाने के लिए और आसान बनाने के लिए ये आईपीसी कोड लेके आया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ये जो आर्टिकल है वो है आपका रिलेटेड आईपीसी में, जो एक गाइडलाइन लाई गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एक गाइडलाइन लाई गई थी आईबीसी में, उस बिहार पे ये आर्टिकल दिया गया है। वो गाइडलाइन क्या कहती है? वो गाइडलाइन ये कहती है, जो भी कॉरपोरेट या फिर जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं जो कि लोन ले रहे हैं बैंक से, और अगर वो दिन अपना लोन पे नहीं कर पाते हैं, तो जो भी उनका गारंटर है, जो पर्सनल गारंटर वहाँ पे है उनका, उनसे वो लोन लिया जाएगा या उनसे वो लोन वसूला जाएगा। ये गवर्नमेंट जो है वो ये गाइडलाइन लेके आई थी, और इस गाइडलाइंस के बिहार पे कई हाई कोर्ट में इसके लिए पीआईएल डाली गई थी। इस गाइडलाइन के अगेंस्ट में बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा पीआईएल डालने के बाद से हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि जितनी भी पीआईएल थी उसने अपने पास रिफर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सभी पीआईएल की कलेक्टिव सुनवाई करी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा कि इस गाइडलाइन को जो है वो अपहेल्ड कर दिया, यानी इस गाइडलाइन को कायम रखा, सही रखा कि ये गाइडलाइन जो है वो सही है, जो गवर्नमेंट द्वारा लाई गई है। अब फिर इसका मतलब क्या हुआ कि अब कोई भी कॉरपोरेट जो है वो अगर लोन नहीं पे कर पाता है या फिर बैड लोन की कैटेगरी में आ जाता है, जो उसका पर्सनल गारंटर है, तो उससे ये लोन जो है वो वसूला जाएगा या फिर वो उसके लिए लायबल होगा। इस गाइडलाइन में ये कहा गया है। इसका एम क्या है? इस गाइडलाइन का एम क्या है कि जो भी है जो रिकवरी है बैंकों द्वारा बैड लोन्स की, उन्हें और भी फास्ट बना देना। तो इस आर्टिकल में ये कहा गया है। जो अगला आर्टिकल है वो आपका रिलेटेड है वैक्सीनेशन से रिलेटेड। यहाँ पे एक है डॉक्टर फॉसी। ये डॉक्टर फॉसी कौन है? ये है यूएस प्रेसिडेंट के चीफ मेडिकल एडवाइजर। इन्होंने इंडिया जो है इस समय सेकेंड वेव फेस कर रहा है कोरोना वायरस की, जो कि बहुत ही खतरनाक रूप में आया हुआ है, काफी ज्यादा कैजुअलिटी कर रहा है, काफी ज्यादा लॉस पहुंचा रहा है लोगों को। उसके लिए उन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि इस समय जो इंडिया को है वो कौन सी पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए इस कोरोना वायरस को डील करने के लिए। उन्होंने कहा है, पहला जो उन्होंने अपनी एडवाइस दी, उन्होंने कहा है कि वैक्सीनेशन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वैक्सीनेट एज मच एज पॉसिबल, जितना ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सको लगा लो। दूसरा उन्होंने कहा है कि लोगों को मास्क पहनना है। मास्क पहनने में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, चाहे उनको एक बार टीका लग चुका है या टीके की जो दोनों डोज जो है, वैक्सीन की जो दोनों डोज लग चुकी है, उन्हें भी मास्क पहनना है। मास्क पहनने में लापरवाही नहीं करना। अगर आप घर में हैं, घर में किसी को कोरोना हुआ है, उसमें भी आपको मास्क पहनना है। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको फॉलो करना है। अब इंडिया ये वैक्सीनेट पे फोकस करता है, मास्क पहनने पे फोकस करता है, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे फोकस करता है, इंडिया इस कोविड के सेकेंड वेव को एफिशिएंटली डील कर पाएगा। ये डॉक्टर फॉसी की एडवाइस है। जो अगला आर्टिकल है आपका वो है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से रिलेटेड। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स एक डिवाइस होता है जो कि अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उस ऑक्सीजन लेवल को राइज करने में हेल्प करता है। खतरनाक ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो कब माना जाता है? अगर 94 से कम है तो इसे डेंजरस सिचुएशन मानी जाती है, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 से कम है। इसमें क्या करा है हाई कोर्ट ने रिसेंटली? इस पे लगने वाला जीएसटी था ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे, उसे क्वेश्चन कर दिया है, हटा दिया है, यानी अब इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अब तक गवर्नमेंट इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे कितना जीएसटी लगा रही थी? मई से पहले गवर्नमेंट 28% जीएसटी इस पे लगा रही थी, जबकि मई के बाद गवर्नमेंट ने इसे रिड्यूस करके 1 मई से 12% कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने इसे रिड्यूस करके बिल्कुल हटा ही दिया है। ये जीएसटी कब लगता है? कि जब हम कोई भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर
अपने पर्सनल यूज के लिए किसी बाहरी कंट्री से या फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते हैं तो ये जीएसटी लगाई जाती है, इंटरनेशनल जीएसटी। इसे गवर्नमेंट ने, इसे हाई कोर्ट ने रिड्यूस कर दिया है। और क्यों कहा है कि हाई कोर्ट ने कहा है कि इस समय के सिचुएशन को देखते हुए, इमरजेंसी सिचुएशन जो कि है इस समय इंडिया में, उस वजह से ये एक्शन लिया गया है। जो अगला आर्टिकल है वो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा से रिलेटेड। ये बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट है। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, एक गांधीयन फिलोसफी को मानने वाले हैं। एक इन्वायरमेंटलिस्ट है जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में काफी अहम रोल उन्होंने प्ले करा है। ये गांधीयन फिलोसफी को मानने वाले हैं। इन्होंने इन्वायरमेंट के लिए काफी कुछ काम किया है। ये उत्तराखंड से हैं। इन्होंने वहां पे जो भी पेड़ वगैरह कटाई हो रही थी, जब भी कोई डैम बनता है उसका भी विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे हिमालयन जो भी स्पीसीज हैं, जो भी ट्रीज स्पीसीज हैं, उन्हें काफी मात्रा में लॉस पहुंचता है। इसीलिए उन्होंने हिमालयन फॉरेस्ट को बचाने के लिए भी अपना स्ट्रगल करा था, आंदोलन करा था। फिर उत्तराखंड में टेहरी डैम बन रहा था। टेहरी डैम किस नदी पे बना हुआ है? ये आपका है टेहरी डैम। ये किस नदी पे? तो ये आपका है भागीरथी नदी पे। और ये नदी कहाँ पे है? ये उत्तराखंड में है। तो जब टेहरी डैम भी बनाया जा रहा था, इसका भी इन्होंने अपोज करा था ऑन इन्वायरमेंटल ग्राउंड। ये हिमालयन जो भी फॉरेस्ट है उसे लॉस पहुंचाएगा, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें लॉस पहुंचाएगा। ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ डिसबैलेंस की सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। इनका जो फेमस मूवमेंट था, आंदोलन था, वो था चिपको मूवमेंट। इसमें क्या किया जाता था कि इसमें जब भी कोई पेड़ काटने आता था तो लोग उसे बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि वो उसे काट ना पाए। इन लोगों को इन्वायरमेंट को लेके काफी अवेयर करा था। उनकी डेथ हो गई है। ये है इस आर्टिकल में यही कहा गया है। अगला जो आर्टिकल है वो आपका है इजराइल और हमास के बीच जो भी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आ रही थी, जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, अब उस कॉन्फ्लिक्ट पर ट्रूस लगा दिया गया है। सीज फायर की सिचुएशन बन गई है। ट्रूस या सीज फायर, ट्रूस मतलब क्या होता है, सीज फायर मतलब क्या होता है कि दोनों जो पार्टी हैं वो इस समय के लिए, फॉर द टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए शांत बैठ गई हैं कि कोई किसी पे फायर नहीं करेगा, कोई किसी पे रॉकेट लॉन्च नहीं करेगा। और इसका जो मीडिएशन करा है, इसकी जो अगुवाई या फिर पेच बचाव करा है, किसने करा है? तो इजिप्ट ने करा है। यहाँ पे क्या था कि इसराइल में हमने देखा कि इसराइल में लगभग 12 कैजुअलिटी हुई, हमास में लगभग 250 कैजुअलिटी हुई। तो एक बड़े, बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पे कैजुअलिटी हो रही थी, क्योंकि इसराइल के रॉकेट थे वो जाके वहाँ के जो भी आर्म सिटीजन्स थे उन्हें लॉस कर रहे थे, उन्हें कैजुअलिटी पहुंचा रहे थे। इस वजह से काफी ज्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने, इवन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपना बहुत ही ज्यादा प्रेशर बनाया था। इस वजह से दोनों पार्टीज को ये डिसीजन लेना पड़ा। इन यूनाइटेड नेशन अभी भी ये बात कह रही है, ये बहुत ही टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम है। अभी क्या करना होगा कि इसराइल और फलस्तीन को, दोनों को मिलकर किसी न किसी सिचुएशन पे, किसी न किसी एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहिए या बातें करनी चाहिए, ताकि ये जो सिचुएशन है वो आगे ना हो सके। ये इस आर्टिकल में कहा गया है। जो अगला आर्टिकल है वो आपका है वैक्सीन से रिलेटेड। इस आर्टिकल में क्या कहा गया है? इस आर्टिकल में हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है कि जो वैक्सीनेशन की जो सेकेंड डोज है उसका जो टाइम पीरियड है वो कहीं ना कहीं लगातार डिफर करती आई है। अभी गवर्नमेंट ने कहा कि 4 से 6 वीक रहेगा, उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि 6 से 8 वीक रहना चाहिए, फिर 8 से 12। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि बार बार इस टाइम पीरियड को डिफर कर रही है। इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि क्या ये जो टाइम पीरियड डिफर किया जा रहा है सेकेंड डोज के बीच, ये क्या किसी एक्सपेरिमेंट या फिर सर्वे के बिहाफ पे आधारित है, या फिर ये इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडिया में जो वैक्सीन की है, वैक्सीन की शॉर्टेज है, इस वजह से करा जा रहा है ताकि सभी लोगों को वैक्सीन लग जाए। इस आर्टिकल में यही कहा जा रहा है कि अगर ये वैक्सीन की शॉर्टेज की वजह से करा जा रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट अपने डिसीजन जो है वो वैक्सीनेशन से रिलेटेड अगर डिफर कर रही है, ये इट शुड बी ऑन द बिहाफ ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एन सर्वे, जेन्युइन सर्वे, इन सब के बिहाफ पे होना चाहिए। अगर इस सर्वे के बिहाफ पे करा जा रहा है, एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे करा जा रहा है तो ठीक है, अगर इसे शॉर्टेज वाले प्रिंसिपल पे करा जा रहा है तो ये सही नहीं है। अगला जो आर्टिकल है वो आपका है व्हाट्सएप से रिलेटेड। इसमें हमने क्या देखा कि व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपडेट करने के लिए 15 मई की डेडलाइन दी थी। जो है व्हाट्सएप वो अपनी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो अपडेट कर दी है। इस बिहाफ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऑब्जेक्शन उठाया है
कि ये जो डिसीजन है व्हाट्सएप का ये सही नहीं है। क्यों? इस डिसीजन की वजह से जो इंडियन सिटीजन है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, उनकी प्राइवेसी के साथ कंप्रोमाइज होगा। इंडियन सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन, उनकी प्राइवेसी जो है वो कंप्रोमाइज होगी। तो जो व्हाट्सएप जो भी अपनी जो प्राइवेसी पॉलिसी ला रहा है उसे इंडिया में नहीं अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो है व्हाट्सएप से 7 दिनों का टाइम मांगा है। यहाँ पे व्हाट्सएप ने भी अपने जवाब में कहा है कि व्हाट्सएप ने अपने जवाब में क्या कहा है कि वी आर नॉट एनफोर्सिंग इंडियन पीपल्स टू फॉलो आवर गाइडलाइंस इफ दे आर नॉट एग्री विथ अस तो दे हैव ऑप्शन ऑफ डिलीटिंग अकाउंट। मतलब क्या? अगर आप व्हाट्सएप की पॉलिसी से सहमत नहीं है तो आप व्हाट्सएप ऐप का यूज करना बंद कर दें या व्हाट्सएप चलाना बंद कर दें। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि व्हाट्सएप जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठा रही है। किस सिचुएशन का? जो व्हाट्सएप के टोटल यूजर्स हैं वो लगभग 2 बिलियन है। 2 बिलियन में से लगभग 50 बिलियन जो है इंडियन है। इसमें क्या है, व्हाट्सएप को पता है कि इतने बड़े अमाउंट पे जो यूजर्स हैं वो इंडिया में है, और व्हाट्सएप जो है वो कहीं ना कहीं हर इंसान की डेली लाइफ को कहीं ना कहीं इंटरफेयर कर रहा है जब भी वो कम्युनिकेशन यूज करता है। तो इस पोजीशन पे आके व्हाट्सएप ये कह रही है कि अगर जैसे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी जो है वो पसंद नहीं है तो व्हाट्सएप हटा के डिलीट कर दे। ये सही नहीं है। इस आर्टिकल में और क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी या फिर व्हाट्सएप एक कंपनी है उसमें इंटरफेयर कर रही है। अगर इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई प्राइवेसी से रिलेटेड लॉ होता, तो कोई प्राइवेसी से रिलेटेड लॉ होता पहले ही होता, तो ये सिचुएशन आ ही नहीं पाती। क्योंकि व्हाट्सएप जब भी आता तो वो इस लॉ को देख के आता है, इस प्राइवेसी पॉलिसी को देख के आता। अब फिर कहीं ना कहीं है वो इंडियन सिटीजन्स वगैरह जो प्राइवेसी की कंप्रोमाइज की सिचुएशन आ रही है वो नहीं हो पाती। जैसे कि यूरोप में क्या है, यूरोप में आपका जो है वो GDPR करके लॉ है। GDPR मतलब जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। इसमें क्या है कि जो भी यूरोप के लोग हैं उनके जो भी प्राइवेसी है उनको बचाया जाता है इस लॉ के थ्रू। कोई सी भी कंपनी जो है लॉ को वायलेट करती है उन्हें पनिश करा जाता है। तो देयर शुड बी सिमिलर लॉ शुड बी इन इंडिया। अगर इंडिया को इस सिचुएशन से हैंडल करना था, डील करना था, तो एक लॉ होना चाहिए था जैसे कि यूरोप में है। इस आर्टिकल में यही कहा गया है। फिलहाल गवर्नमेंट ने 7 दिनों का टाइम दिया है। एक केस भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखिए आगे इसमें क्या क्या होता है। ये था द हिंदू न्यूज़पेपर का डिटेल में एनालिसिस।